नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और डीमार्ट ने एक अच्छा कमबैक भी हमें दिखाया है। जैसे कि आपको पता है, क्वार्टर 1 में सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। लॉकडाउन की वजह से इसके प्रॉफिट्स बहुत ही ज़्यादा गिर चुके थे। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी गिर चुका था और लोगों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में एक डर बैठ गया था कि यहाँ पर जो रिटेल आउटलेट चलाने वाली कंपनी है उन पर बहुत ही प्रेशर बना रहेगा कोविड-19 की वजह से, और यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन को प्रेफर करने वाले हैं। लेकिन उसके हिसाब से जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं काफी अच्छे आए हैं और डीमार्ट ने कमबैक भी दिखाया है। तो इस कमबैक के बाद कौन से लेवल्स और टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम देखने वाले हैं डीमार्ट के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं टोटल इनकम से। तो टोटल इनकम देखने को मिली है 5358 करोड़, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में तो 5998 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिला था सितंबर 2019 में। तो इस हिसाब से हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी गिरावट हमें टोटल इनकम में देखने को मिली है। और अगर बात करें इसके बॉटम लाइन यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में तो आप देख पाएंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो बनकर आता है वो है 198 करोड़ का, जो कि हमें 38.97 करोड़ देखने को मिला था पिछले क्वार्टर में, जब लॉकडाउन में ज्यादा समय यहां पर गुजरा था। तो इसके हिसाब से काफी अच्छा कमबैक यहां पर कंपनी ने दिया है। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में तो यहां पर अभी भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जब हम बात करते हैं कोई भी रिटेल आउटलेट चलाने वाली कंपनी की तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। हालांकि हर एक कंपनी के लिए, हर एक बिजनेस के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन ये जो भी रिटेल आउटलेट चलाते हैं, रिटेल का कामकाज करते हैं, वहां पर पहले से भी बहुत ज़्यादा मार्जिन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आप देख पाएंगे मार्जिन जो हमें 2019 में यानी कि पिछले साल देखने को मिला था वो था 5.4%, जब सब सिचुएशन नॉर्मल थी, कोई भी कोरोना वायरस का यहाँ पर टेंशन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिलहाल कोविड-19 का टेंशन भी बना हुआ है। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दे रहा है वो है 3.7%। लेकिन मेरा मानना है कि 3.7% भी ठीक ठाक मार्जिन हमें दिखाई देता है, क्योंकि क्वार्टर 1 में जो मार्जिन देखने को मिला था वो था केवल 1% का। अगर डीमार्ट सेल्स करती है 100 रुपए का तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए उस पर कमा पाती थी, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे में कामकाज करना। कोई छोटा मोटा लॉस हो जाता है, कोई छोटा मोटा हमें यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है, तो उससे पूरा का पूरा यहाँ पर हमें प्रॉफिट सकअप होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पर अभी भी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले। उसका रीजन है कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, दूसरे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं जो कि हमें कोविड-19 की वजह से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें थोड़ा सा कम दिखाई दिया है। लेकिन कंपनी ने कमबैक करने की पूरी कोशिश की है। डीमार्ट के बिजनेस के बारे में बात करें तो इन्होंने, मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर दी है। क्वार्टर 1 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरा है क्वार्टर 2, जो कि एक अच्छा ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखा रहा है। और जितने भी डीमार्ट के स्टोर्स हमें दिखा देते हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ आवर स्टोर्स आर ऑपरेटिंग एट प्री कोविड ऑपरेटिंग आवर्स। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर डीमार्ट कोशिश कर रही है कि ऑपरेट करें लॉन्गर आवर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमें फुटफॉल्स काफ़ी कम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक लिमिट है, उससे ज़्यादा यहाँ पर लोग एक ही साथ यहाँ पर जा नहीं सकते डीमार्ट के अंदर। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी संभलने वाली दिखाई देती है। तो इसके कारण जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए डीमार्ट्स को ओपन रखा जाएगा, जिससे पहले का गैप फिल हो सके। जितना पहला हमें यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली थी, जितना सेल्स देखने को मिला था, वही ज्यादा रीगेन करने के लिए यहाँ पर लंबे समय के लिए डीमार्ट के स्टोर्स को ओपन रखा जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर बात करें बिजनेस के बारे में तो इनका कहना है एफएमसीजी एंड स्टेपल्स डिमांड रिमेन्स रोबस्ट। मेनली एफएमसीजी से ही ज्यादा इनका यहाँ पर हमें रोबस्ट डिमांड दिखाई दे रही है। बाकी जो भी सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, एपरल्स में थोड़ा सा हमें फिलहाल कम यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी खराब दिखाई देती है, या फिर पुराने जितना लेवल पर, प्री कोविड लेवल पर जितना कामकाज कर पाते थे उतना फिर भी कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड वहां पर कम है, लेकिन एफएमसीजी की डिमांड अभी भी बनी हुई यहाँ पर दिखाई देती है। और न्यू स्टोर्स के ओपनिंग के बारे में बात करें तो कंटिन्यू है, यहाँ पर नए स्टोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर 2 में कंपनी ने 6 नए डीमार्ट के स्टोर्स ओपन किए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट है कि डीमार्ट ऑनलाइन कामकाज नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए कि डीमार्ट रेडी के नाम पर हमें ऑनलाइन कामकाज भी दिखाई देता है। ई कॉमर्स ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए डीमार्ट ने अपने कुछ स्टोर्स यहाँ पर बंद भी कर दिए, जिसे वो वेयरहाउस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कल्याण एफसी में और मीरा रोड में उन्होंने कुछ अपने स्टोर्स बंद किए हैं, जिससे ऑनलाइन कामकाज की भी शुरुआत की जा सके। तो ये भी एक अच्छी बात है, यहाँ पर वेयरहाउस बनाना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें बिजनेस के बारे में तो काफ़ी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस हो, यानी कि जो पहले के हमारे कन्वेंशनल स्टोर्स हमें दिखा देते थे, वो भी काफ़ी अच्छा है। और ऑनलाइन कामकाज में भी यहाँ पर कंपनी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। अपने 2 स्टोर्स को बंद किया है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर एक साथ ज़्यादा जोश में आकर सारे
सारे स्टोर्स को बंद नहीं कर दिया या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पर फोकस नहीं किया है, दोनों में ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर डीमार्ट इस लाइन में नहीं है, तो यहाँ पर धीरे धीरे वो कोशिश कर रहा है और ज़्यादा अग्रेसिव होकर यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि ऑनलाइन कामकाज में हमें जितना लगता है उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है कामकाज करना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जितना भी फ्लिपकार्ट है या फिर कोई भी हमें ऑनलाइन कामकाज करने वाली कंपनी दिखाई देती है तो उनका जनरली लॉस हमें यहाँ पर रिपोर्ट देता है। आप यहाँ पर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि स्लोली यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है और किसे पता यहाँ पर एक समय ऐसा भी आ जाए कि ये ऑनलाइन करने की ज़रूरत ही ना पड़े और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। और होप करते हैं कि सब कुछ कोविड-19 सब कुछ वापस चला जाए और सारी सिचुएशन हमें नॉर्मल होती हुई नजर आ जाए। तो ओवरऑल अगर बात करें डीमार्ट के Q2 के रिजल्ट्स के बारे में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है। जो डर यहाँ पर इन्वेस्टर्स के मन में बना हुआ था कि Q1 में तो सबको पता ही था कि सिचुएशन यहाँ पर खराब ही रहने वाली है, सबके सब कंपनीज यहाँ पर अंडर परफॉर्मिंग करने वाली हैं। फिलहाल ये कुछ को छोड़िए जैसे कि IT सेक्टर हो गया या फार्मा सेक्टर, लेकिन ओवरऑल सारी की सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हमें अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। लेकिन डीमार्ट जैसे जो भी रिटेल आउटलेट चलाने वाली कंपनी थी उन पर काफ़ी डाउट बना हुआ था कि लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही प्रेफर करेंगे, जैसे कि ग्रोफर्स हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और जियो मार्ट भी बड़ा कंपटीशन दे रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि डीमार्ट के Q2 के रिजल्ट्स में हमें दिखाई दिया है। ओवरऑल बिजनेस अपने ट्रैक पर लौटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अभी भी प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंचा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अभी भी प्री कोविड लेवल से काफी दूर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वार्टर बेसिस पे ऑफकोर्स यहाँ पर सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। अब अगर बात करें स्टॉक के बारे में तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1984 रुपीज, जो कि हमें तकरीबन फ्लैट ही दिखाई दिया है। मार्केट कैप देखिए, दिग्गज कंपनी है, 1,28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है और डिविडेंड यील्ड 0 दिखाई दे रहा है। डिविडेंड पे फोकस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करने वाला स्टॉक है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 94.16 है, जबकि डीमार्ट का हमें 120 के आसपास दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 11.54 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी तो 1750 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और बाद में अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये पहुंच गया था 2500 के पास। लेकिन उसके बाद काफ़ी वीकनेस देखने को मिली। इसके Q1 के रिजल्ट्स आए थे वो भी एनकरेजिंग नहीं आए थे और यहाँ पर ऑनलाइन कामकाज बढ़ता हुआ नजर आया था। जियो मार्ट का प्रेशर बना हुआ था तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था। 2000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वापस अच्छी तेजी दिखाई दी, 2450 के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन वापस हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक वापस उसी लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो इससे पहले एक बार ऑल टाइम चार्ट देख लेते हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे, हमें पता चलता है कि 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद धमाकेदार रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। कभी भी स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, एकदम अच्छे रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक ये कुछ ही सालों में बन चुका है। और अगर बात करें इसके सपोर्ट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे जनरली 20 मंथ्स के EMA के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहते हुए भी नजर आती है। तो फिलहाल ये जो 20 मंथ्स का EMA है वो कैलकुलेट होकर आता है 1949 के आसपास का लेवल और करंट मार्केट प्राइस उससे ज्यादा दूर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर बात करें वीकली चार्ट्स के बारे में जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा तो आप देख पाएंगे यहां पर जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। लेकिन जब ज्यादा गिरावट हो जाती है तो हमें 100 वीक्स का मूविंग एवरेज भी दिखाई देता है और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। तो ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1880 के आसपास का लेवल, जिससे 100 रुपए ऊपर हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो मेरा मानना है देखिए कंपनी अच्छी है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको पता होना चाहिए सारे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखा देता है उसके आसपास पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो ये करंट मार्केट प्राइस का जो सपोर्ट है, अगर ये टूट जाता है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब बात करें यहाँ पर फ्रेश पोजीशन के बारे में, तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, इसे अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं उससे पहले तो कुछ सिचुएशंस को जान लेते हैं। कोविड-19 की वजह से रिटेल आउटलेट्स को काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिली और ऑनलाइन कामकाज काफी हमें दौड़ता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर लेकिन सिचुएशन वापस नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। लोग कोविड-19 को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। भले ही हमारे डेली केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ देश है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन यूरोपियन देश में वापस सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में वापस इन स्टोर्स पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए बहुत ही एग्रेसिवली होकर हमें यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, लेकिन नज़र बनाकर रखनी है। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, इनके जो प्रमोटर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर एफिशिएंट दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमने देखा भी है कि जो डिमार्ट रेडी है, जो कि इनका ऑनलाइन कामकाज है, वहाँ पर भी ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। और अगर बात करें इसके सपोर्ट्स के बारे में, तो जो पहला सपोर्ट का जोन बनकर आता है वो 1900 से 2000 के आसपास का जोन बनकर आता है। यहाँ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप पहले बार बाइंग करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में, तो दूसरा सपोर्ट 1700 से 1800 का बनकर आता है। तो ये जोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है डिमार्ट के लिए। तो यहाँ पर ये दो जोन्स मैंने आपको बता दिए हैं जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और मेरा मानना है कंपटीशन ऑफ कोर्स रहने ही वाला है, और कंपटीशन के बिना कोई भी देश नहीं चलता, कोई भी कंपनी नहीं चलती, और कोई भी यहां पर सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर बिल्कुल भी कंपटीशन ना हो। कंपटीशन हेल्दी होता है, एज अ कंज्यूमर भी हेल्दी रहता है और एज अ इन्वेस्टर भी हेल्दी रहता है। तो यहाँ पर मेरा मानना है इतना कोई घबराने वाली बात मुझे दिखाई नहीं देती कि डिमार्ट यहाँ पर बंद होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कामकाज पर ही जोर देने वाला है। ऑनलाइन कामकाज पर भी डिमार्ट जोर दे रहा है और अपने ब्रिक और मोटर बिजनेस में भी अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।